हेलो एवरीवन, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स लेक्चर 3 है अपना। अब तक हमने क्या क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज देख लिए थे, उनका ओरिजिन क्या है, फंक्शन क्या है और उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर हमने उनका क्लासिफिकेशन या उनके टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद बेटा एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिटेल में पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हमने एक एक करके डिस्कस करना शुरू किए थे, जिसमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम लोग आपका स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर विल डिस्कस सेल जंक्शंस, और सेल जंक्शंस के बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका एपिथेलियल टिश्यूज़ में स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, जिसमें हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमना और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड देखा था। इसको हमने बेटा सिंपल क्यों बोला था, क्योंकि सारे के सारे सेल्स जो हैं टिश्यूज़ के वो सिंगल लेयर में अरेंज्ड है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें हमने फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमने किया था शेप ऑफ सेल के बेसिस पे। ठीक है, देन वी हैव स्टडीड अबाउट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड में हमने देखा था दो तरीके का होता है, ट्रांजिशनल एंड आपका स्ट्रैटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज द ओनली एपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और ये ट्रांजिट कर सकती है, ब्लैडर वगैरह में प्रेजेंट है ना। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है, तभी कंपाउंड आपकी मल्टी लेयर्ड है। और स्ट्रेटिफाइड में भी बेटा अगेन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सेल्स हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। ठीक है, स्क्वैमस इज इंपॉर्टेंट, जिसमें केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड होता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डेड प्रोटीन केराटिन। ठीक है, और केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड की हमने लोकेशन डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे आपके स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन से हैं बेटा हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले आ जाता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, फिर आता है आपका न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, फिर आता है आपका पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है, ऐसे तो एक और भी होता है आपका मायो एपिथेलियम, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका तो दूर दूर तक किसी भी चैप्टर में कोई भी जिक्र नहीं है। बाकी तीनों का जिक्र आपको कुछ कुछ चैप्टर्स में मिलेगा, इसलिए हम सब कुछ यहीं पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज दी बेस, है ना। और कुछ चीज़ें अभी हम सिर्फ नाम सुन के या स्टार्टिंग इनिशियल पढ़ करके छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते बेटा वन बाय वन। तो सबसे पहली बेटा आपके सामने जो आपको एपिथेलियम दिख रही है, दिस इज न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहली जो आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। अब जैसा नाम है बेटा उसी को ज़रा समझिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है बायो में आप शब्दों का मतलब समझो, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ न्यूरो, मतलब ये आपके न्यूरॉन्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये आपके न्यूरॉन्स से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूरॉन्स मतलब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है या नर्वस टिश्यू का जो बेसिक यूनिट है, तो न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू है ना। और सेंसरी मतलब जो सेंसेशंस को रिसीव करने का काम करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी? रिसीव्स द सेंसेशन। ठीक है, ये कोई ना कोई सेंसेशन को रिसीव करने का काम करेगी। तो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम बेटा ऐसी एपिथेलियम है जिसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? जिसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। और जैसे ही मैंने बोला ये सेंसेशन को रिसीव करेगी, और सेंसेशन को रिसीव करने का काम बेटा किसका होता है? आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या है आपकी बॉडी में प्रेजेंट? सेंसरी ऑर्गन्स बेटा सेंसेशन को रिसीव करते हैं ना। व्हाट ऑल सेंसरी ऑर्गन्स वी हैव इन आवर बॉडी? वी हैव ईयर्स, वी हैव आईज, वी हैव स्किन, वी हैव नोज एंड वी हैव टंग। ठीक है, तो दीज आर दी सेंसरी ऑर्गन्स वी हैव। तो ये तो मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा एपिथेलियम जिसमें, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके सेंसरी ऑर्गन्स में, जिसमें न्यूरॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आकर के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, सेंसेशन को रिसीव कर रहे हैं और ले जा रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ये बेटा आपके, जब मैं बोल रही हूँ रिसीव्स दी सेंसेशन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेंसरी ऑर्गन्स। एंड व्हाट ऑल सेंसरी ऑर्गन्स वी हैव? वी हैव eyes, we have ear, we have nose, tongue and skin। ठीक है, तो आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो जाएगी नोज में, गस्टेटरी एपिथेलियम हो जाएगी टंग में, आईज में बेटा ये आपकी रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और आपके ईयर्स में, ये आपके जो इनर ईयर हैं, इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके यहाँ पर प्रेजेंट, और स्किन में तो पूरे में है ही ये प्रेजेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तभी तो कोई ऐसे यहाँ पे छुएगा, आपको पिंच करेगा तो आपको एकदम से फील हो जाता है, ठीक है। ठंडा है, गर्म है, प्रेशर है, कुछ भी है तो आपको इनिशियल मतलब एकदम से फील हो जाते हैं। तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स में जो एपिथेलियम प्रेजेंट है वहाँ पर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, न्यूरॉन्स में भी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं। और ये नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं, ये सेंसेशन को रिसीव करती हैं, मैसेज को रिसीव करती हैं और उसको लेकर के जाती है कहाँ, इसको लेकर के जाती हैं आपके नर्वस सिस्टम में, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो ये हो गई आपकी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, और ये न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगी, आपके सेंसरी ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल एपिथेलियम है बेटा, और इस नॉर्मल एपिथेलियम के अंदर आपकी ये आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। सेल बॉडी हो गई, यहाँ से ये गैंग्लियन, सॉरी इसका एक्सॉन निकलेगा, दिस सेल बॉडी, ठीक है। ये न्यूरॉन हो गया, सेल बॉडी, ये एक्सॉन, और ये नर्व जाएगी आपके ब्रेन में, ठीक है। ये नर्व कहाँ जाएगी बेटा आपके, ये नर्व जाएगी आपके ब्रेन में, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी बेटा ऐसी एपिथेलियम जिसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, जो कि मैसेज को लिख करके जाएंगे आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। डन। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे आपका, दैट इज योर पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम बेटा नाम ही है पिगमेंटेड, मतलब ये ऐसी एपिथेलियम है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। व्हेन आई टॉक अबाउट पिगमेंट, तो इसके अंदर बेटा प्रेजेंट है आपका मेलेनिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है बेटा, मेलेनिन पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये बेटा जो एपिथेलियम है, ये आपको देखने को मिलती है पिगमेंटेड एपिथेलियम इन दी रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, ठीक है। आपने ना ऐसा पढ़ा होगा कि ये आई है, ठीक है, ये आपकी आई है। इस आई में दिस इज द कॉर्निया पार्ट जहाँ से लाइट अंदर आती है। ये आपका लेंस है, अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, रफ बता रही हूँ। आई को हमें डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। ये एक बेटा लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई, और ये पड़ी आपके रेटिना पर। अगर यहाँ पर पिगमेंटेड एपिथेलियम नहीं होती तो क्या होता है, जरा आप वो समझिएगा, ठीक है। ये लाइट रे आई, लाइट रे आकर के गिरी किस पे, रेटिना पे। रेटिना इज दी साइट ऑफ आई ना, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रेटिना पे पड़ी, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे पिगमेंटेड एपिथेलियम नहीं होती तो क्या होता, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाती, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाती, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आती, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ जाती। तो इस तरीके से बेटा ये जो लाइट रेज हैं ये आइस के अंदर रिफ्लेक्ट करती रहती, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कब है, जब मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख रही हूँ, व्हेन नो पिगमेंटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर पिगमेंटेड एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं है आपके आई के रेटिना में, ठीक है, तो ये होगा, क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो नॉर्मली जो रेज आई एक जगह पे पड़ी, अब एक रे तो आती नहीं है ना, बहुत सारी रेज आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो बहुत सारी रेज आएंगी, फिर वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करती जाएंगी। तो क्या होगा बेटा, आपको क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी, है ना, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, अंदर जो इमेज बनेगी वो ब्लर्ड इमेज बनेगी, है ना। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए बेटा क्या होता है, ये तो हो गई अगर कोई पिगमेंटेड एपिथेलियम नहीं है, ठीक है। दूसरी मैं आई बनाती हूँ जिसमें पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। इसमें मैं एक इनर लाइनिंग बनाती हूँ, ये आपकी आइरिस हो गई, सीलियरी बॉडी हो गई, आपकी कोरोइड हो गई, ठीक है, आइरिस, सीलियरी बॉडी, ये कोरोइड, इस तरीके से। इसके ऊपर बेटा मैं रेटिना बना देती हूँ, क्या बना रही हूँ, इस पर रेटिना,
एक्चुअली रेटिना बहुत सही चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। ये आपकी रेटिना है फिलहाल, ठीक है। इसी रेटिना में बेटा एक लाइन है जिसको हम बोल देंगे पिगमेंटेड एपिथेलियम। इस रेटिना में बहुत कुछ होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, इसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, तो इसमें से बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना। ये बेटा आपकी क्या है, पिगमेंटेड एपिथेलियम। अभी बहुत रफ समझा रही हूँ, बहुत ही रफ समझा रही हूँ। जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे इन दी चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तब हम बेटा इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने आई तो पढ़ा है, पर इतना इंटरेस्टिंग वे में आई नहीं पढ़ा होगा, आई कैन गारंटी यू, है ना। तो उसे इंटरेस्टिंग वे में एक एक डिटेल के साथ अपनी बॉडी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हर चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन में, तो वहाँ पे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है, अब पिगमेंटेड एपिथेलियम में तो क्या होगा, जैसे ही लाइट रेज आएंगी तो लाइट रेज जहाँ पर पड़ी हैं, जहाँ पर गिरी हैं, वहीं पर एक क्लियर इमेज बनेगी। पिगमेंटेड एपिथेलियम क्या करती है, ये जो लाइट रेज हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्लियर इमेज दिखाई देगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्यों, क्योंकि पिगमेंटेड एपिथेलियम ने क्या कर लिया, इसने जो एक्सेस लाइट रेज थी उनको एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया, क्लियर। तो पिगमेंटेड एपिथेलियम बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिस इज सीन इन रेटिना ऑफ आई। और ये क्या करती है बेटा, पिगमेंटेड एपिथेलियम इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, इट प्रिवेंट्स द इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके आई के अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है उसको नहीं होने देगी। समझ में आया, है ना मज़ेदार चीज़। यस, चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका पिगमेंटेड एपिथेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेटिना ऑफ आई में। कौन सा पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ दी मेलेनिन पिगमेंट। ओके, मेलेनिन पिगमेंट ही आपकी स्किन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, थर्ड इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरीके से, एक्चुअली ग्लैंड्स क्या होते हैं पहले आपको वो पता होने चाहिए। ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स एक तरीके से मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू का। दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, आई मस्ट से, जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं। अब कैसे मॉडिफाई हो गए हैं, हाँ, तो ये बेटा कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गए हैं कि ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं और बना करके उसको सीक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका मॉडिफिकेशन किस लिए हुआ है, सिंथेसिस एंड सीक्रीशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ठीक है। कोई ना कोई सब्सटेंस तो ये बना रहे हैं, और सिर्फ बना नहीं रहे हैं, बनाने के बाद उसको सीक्रीट भी कर रहे हैं। इनको बेटा हम ग्लैंड्स, तो ऐसे एपिथेलियल सेल्स जो कि मॉडिफाई हो गए हैं कुछ सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज और सीक्रीट करने के लिए, उनको बेटा हम ग्लैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन करें तो आपकी एनसीईआरटी में दो तरीके से क्लासिफिकेशन दिया है, वैसे बहुत सारे तरीके का होता है, तो बहुत सारा हमने पढ़ना क्यों है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। नंबर वन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, उस ग्लैंड में कितने सेल्स हैं, अगर मैं उनका नंबर काउंट करूं तो उसके हिसाब से बेटा जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टीसेलुलर। अब नाम ही बता रहा है बेटा, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स है जिसमें एक ही सेल है, ठीक है, वही एक ही सेल कुछ को सिंथेसाइज कर रहा है और फिर उसको सीक्रेट कर रहा है। तो मल्टीसेलुलर ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर के कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करके उसको सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का बेटा अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, अब इनकी डेफिनेशन प्लीज़ मुझे मत बोलो कि मैडम आपने डेफिनेशन नहीं बताई
है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत क्लियर बता चुकी हूँ, अब बेटा तुम लोग बड़े हो गए हो। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स इन विच अ सिंगल सेल इज सिंथेसाइजिंग अ सर्टेन सब्सटेंस एंड इज रिलीजिंग इट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में इतने सारे ग्लैंड्स हैं, हर जगह ग्लैंड है, ऐसी कोई जगह नहीं है आपकी बॉडी में जहाँ ग्लैंड्स नहीं है। हाँ, इवन स्कैल्प पे भी है, स्किन पे है, ठीक है, हर जगह, हर जगह भाई, हर जगह। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स आपकी बॉडी में केवल 2 हैं। कौन कौन से? वन इज द गोबलेट सेल्स एंड अदर इज द पैनेट सेल्स। ठीक है, गोबलेट सेल्स आपकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, हर जगह गोबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, पैनेट सेल्स भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल में है, लेकिन ये आपकी इंटेस्टाइन में है। ठीक है, इंटेस्टाइन में भी आई विल मेंशन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं, पैनेट सेल्स को और गोबलेट सेल्स को, इसके अलावा किसी भी ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ, किसी भी ग्लैंड की, मैं बोलूँ हाइपोथैलेमस, मैडम मल्टीसेलुलर। इफ़ आई से आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर। आपकी स्किन पे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, मल्टीसेलुलर। ईयर में सेरेमिनस ग्लैंड्स हैं, मल्टीसेलुलर। आपका टेस्टिस ओवरी, मल्टीसेलुलर। आपके लिवर, ये भी एक तरीका का ग्लैंड है ना, मल्टीसेलुलर। आपका थायराइड, मल्टीसेलुलर। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट गोबलेट सेल्स एंड पैनेट सेल्स। अब गोबलेट सेल्स तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जांपल्स में, और ये आपके नीट में भी आ चुका क्वेश्चन है कि गोबलेट सेल्स इज एन यूनिसेलुलर ग्लैंड। बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट आया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, गोबलेट सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, लेकिन इनके अलावा पैनेट सेल्स भी यूनिसेलुलर हैं। इन दो को अगर मैं छोड़ के किसी भी ग्लैंड का नाम लूँ, ऑल अदर ग्लैंड्स, तो वो सारे के सारे क्या हैं बेटा? वो सारे के सारे आपके मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं। क्लियर? दिया हुआ है एनसीईआरटी में डायग्राम, यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। तो चित्र देख के आप समझ जाना चाहिए आपको कि कौन से ग्लैंड की बात हो रही है, क्या बात हो रही है ना। और चित्र बेटा जितने भी आपके एनसीईआरटी में, दे आर अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप एक भी डायग्राम को एनसीईआरटी को यू कैन नॉट लीव। ठीक है, चलिए दूसरा बेटा, पहला तो हो गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सीक्रीशन। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सीक्रीशन, सीक्रीशन के मोड के हिसाब से अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स आपके 3 तरीके के होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स, जिनको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ देयर सिक्रीशन। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिक्रीशन का क्या मतलब है बेटा? कोई भी ग्लैंड, अच्छा मैं और एक चीज़ यहीं पे लिख देती हूँ, दीज आर दी डक्टेड ग्लैंड्स, हियर एंडोक्राइन आर दी डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, और इनका दे हैव 2 पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट इनका डक्टेड होता है और एक पार्ट इनका डक्टलेस होता है। ठीक है, चलो डक्टेड ग्लैंड का क्या मतलब हुआ? ये एक ग्लैंड है, ठीक है, और सपोज ये आपका सलाइवरी ग्लैंड है, दिस इज योर सलाइवरी ग्लैंड। पढ़ चुके हैं हम डाइजेशन चैप्टर में इसके बारे में। सलाइवरी ग्लैंड है तो क्या करेगा मैडम? सलाइवा बनाएगा, लार बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा पहली बात तो ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, सबको पता है, हाँ या नहीं? क्योंकि पैनेथ और गोबलेट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे क्या हैं बेटा? आपके मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। ये क्या बना रहा है? ये सलाइवा बना रहा है। ठीक है, सलाइवा का टारगेट कहाँ है? उसने सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा बना के कहाँ भेजना है? पेट में। पेट में सलाइवा का कोई काम नहीं है। कहाँ भेजना है उसको? ओरल कैविटी में। ठीक है, इसको इसका टारगेट क्या है बेटा? ओरल या
बक्कल कैविटी जिसको हम बोलेंगे, बक्कल कैविटी, है ना। दिस इज द टारगेट जहाँ पर इसको भेजना है। तो अपने सोर्स क्या है बेटा, इसका सोर्स है इसका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जहाँ पर सलाइवा बन रहा है। और टारगेट क्या है बेटा इसका, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, जहाँ तक उसको भेजना है। तो अपने सोर्स से सलाइवा तक, सॉरी, अपने सोर्स से टारगेट तक जो सलाइवा बन रहा है वो कैसे आ रहा है, अपनी ही डक्ट से आ रहा है। हमने डक्ट के नाम पढ़े थे। यू हैव पैरोटिड ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, और उसकी डक्ट का नाम क्या था बेटा, पैरोटिड, सॉरी, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, उसकी डक्ट का नाम था स्टेंसन, ठीक है। देन वी हैव सब मैंडिबुलर और सब एक्सिलरी ग्लैंड्स जिसकी डक्ट का नाम है वॉर्टन्स। देन वी हैव सबलिंगुअल ग्लैंड जिसकी डक्ट इज डक्ट्स ऑफ रिवाइनस, बहुत सारी छोटी छोटी होती हैं। मेन अगर हम बोलते हैं तो बार्थुलेंस डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अलग अलग तरीके के जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे जो सलाइवा बन रहा है, ठीक है, तो अपने सोर्स से टारगेट तक वो अपनी ही डक्ट से आ रहा है, इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये क्या हो गए आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जहाँ पर सोर्स से लेकर के टारगेट तक अपनी ही दे हैव देयर ओन डक्ट, और अपनी ही डक्ट से बेटा वो अपने सिक्रीशन को अपने टारगेट तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लें एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेटा इनके पास ना अपनी डक्ट नहीं है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपनी डक्ट नहीं है भी तो इतनी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ये थायराइड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बटरफ्लाई शेप, इस्थमस नीचे की तरफ होता है, मैंने ऊपर को बना दिया था, ठीक है। दिस इज योर थायराइड ग्लैंड, ये क्या है आपका थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में क्या बन रहे हैं, थायराइड ग्लैंड में बहुत अलग अलग तरीके के हार्मोन्स बन रहे हैं। यहाँ पे थायरोक्सिन बन रहा है, यहाँ पे आपका थायरोकैल्सिटोनिन बन रहा है ना। तो यहाँ पे फॉलिकुलर पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। अभी चिंता मत करो, ये चैप्टर हम लास्ट में पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो मैं सब बताऊंगी, है ना। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी सिक्रीशन है इसका, जो भी हॉर्मोन्स, तो थायराइड ग्लैंड क्या हो गया बेटा इसका सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, थायराइड ग्लैंड, है ना। अब ये बना क्या रहा है, इसका सिक्रीशन क्या है बेटा, इसका सिक्रीशन है हॉर्मोन्स। सिक्रीशन क्या है बेटा इसका, हॉर्मोन्स। इसका टारगेट क्या है, थायराइड ग्लैंड बहुत सारे काम करता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में बहुत सारे, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कराता है, ये मतलब ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म कराएगा। इसके अलावा बेटा ये आपका ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके क्या बोलेंगे, बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग इसके टारगेट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूँ तो इसके कई सारे टारगेट्स हैं, ठीक है। इसकी बॉडी में अलग अलग टारगेट्स हैं, कुछ सेल्स हैं इसके टारगेट्स, टिश्यूज़ हैं इसके टारगेट्स, ठीक है। फिर ब्रेन भी, ऑर्गन है इसके टारगेट्स, अलग अलग बेटा इसके टारगेट्स हैं जहाँ पर इसको अपने हॉर्मोन्स को भेजना है, ठीक है। ये इसके टारगेट है। अब ये हार्मोन जो कि यहाँ पे बन करके निकला है, थायराइड ग्लैंड से बन करके निकला है, उसको अपने टारगेट तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचे, तो ये क्या अपनी इतनी सारी अपनी डक्ट्स निकाले कि अच्छा इस सेल तक ये वाली डक्ट जाएगी, ब्रेन तक ये वाली डक्ट जाएगी, तो ऐसा ये नहीं करता है, इसके पास डक्ट्स नहीं है। तो ये क्या करता है, इस हार्मोन को ये ब्लड में पोर कर देता है। किस में पोर कर देता है, ब्लड में पोर कर देता है। और इस ब्लड से बेटा जब ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है ये, ठीक है। तो सर्कुलेशन के टाइम पे ब्लड जब पूरी बॉडी में आपके हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक पहुंचेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड और through this blood only beta, this hormone will reach its various targets present in the body, right? क्लियर है। तो ये ब्लड जब सेल्स तक पहुंचेगा तो वहाँ पे हार्मोन पहुंच जाएगा, टिश्यूज तक पहुंचेगा तो वहाँ से हार्मोन निकल जाएगा, ऑर्गन्स तक पहुंचेगा तो हार्मोन ऑर्गन्स में निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास अपनी डक्ट नहीं है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, है ना। और ये अपने सोर्स से टारगेट तक अपने सिक्रीशन को कैसे पहुंचाते हैं, विद द हेल्प ऑफ
blood. जबकि exocrine glands, they have their own ducts by which they pour their secretion, in which they pour their secretion and make it reach to their targets with the help of their own ducts. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें तो इसके पास अपनी खुद की गाड़ी है, इसके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, इसके पास, चलो अच्छा गाड़ी छोड़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक कोई भी फैमिली है और ये इसका टारगेट है, फैमिली को अपने टारगेट यानी कि अब दूसरी फैमिली में कुछ अपना कोरियर भेजना है, कोरियर हो गया इसका सलाइवा, ठीक है। तो अपने कोरियर को अपने घर से दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए ये क्या कर रहा है, क्या तरीका है कोरियर पहुंचाने का, कि वो कोरियर सर्विस का सहारा ले, है ना। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा क्यों कोरियर सर्विस का सहारा ले, जब अपना दोस्त वहाँ जा ही रहे, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने दोस्त को अपना कोरियर पकड़ाया और उससे बोला अच्छा तुम वहाँ तक जा रहे हो तो एक काम करना, उस फैमिली में मेरा ये कोरियर भी ड्रॉप कर देना, तो कर देगा, ठीक है। इसके पास कोई दोस्त वाला ऑप्शन नहीं है कि जो जहाँ इसको अपना सामान पहुँचाना है दोस्त भी वहीं जा रहा हो, ऐसा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने कोरियर ऑफिस का सहारा लिया, ठीक है। इसने जो भी अपना कोरियर था उसको पैक किया और जाकर के कोरियर जो भी DTDC या फर्स्ट फ्लाइट और जो भी होते हैं उसमें जाकर के किसी एक कोरियर ऑफिस में इसने जाके अपना पार्सल दिया कि भैया ये रहा एड्रेस, आपको यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो कोरियर ऑफिस वाला ब्लड की तरह है, उसने पूरी इंडिया में भेजने हैं, आउट ऑफ इंडिया भी उसने कोरियर भेजने हैं। तो उसने सारे कोरियर एक साथ निकाले, जो कोरियर जिस जिस स्टेट का जिस जिस सिटी का है वहाँ तक अलग अलग होता गया और इस तरीके से वो अपने टारगेट तक पहुँचा। समझ में आया एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। अब इनके एग्जाम्पल्स और इनके सिक्रीशंस देख लेते हैं। अक्सर जो बेटा आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनका सिक्रीशन क्या क्या है, ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं बेटा सलाइवा, ये सिक्रीट करते हैं आपका स्वेट, ये सिक्रीट करते हैं ऑयल, ये सिक्रीट करते हैं ईयर वैक्स, ये सिक्रीट करते हैं आपके वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस में लिख देती हूँ, ठीक है, एटसेट्रा। सॉरी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बेटा जो सिक्रीशन है दैट इज हॉर्मोन्स, और जो आपके मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स में थोड़ा बहुत तो ये हॉर्मोन्स निकाल देते हैं, बाकी कुछ लोकल एंजाइम्स वगैरह भी निकालते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू जाएगा, जैसे पैनक्रियाज ले लो, पैनक्रियाज एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं इसका यहाँ पे, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में से आपको पता है बेटा पैनक्रियाटिक जूस आता है जो कि एंजाइम्स लेकर के आ रहे हैं ना, उसमें बाइकार्बोनेट वगैरह है जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच रहे हैं, राइट। दूसरा बेटा इसका डक्टलेस पार्ट, पैनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टैटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। तो वो जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो डक्टलेस है, वो तो ब्लड से जाएंगे, है ना। इसके अलावा बेटा जो गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स क्या हैं बेटा, गोनैड्स टेस्टीज एंड ओवरीज, गोनैड्स में आ जाते हैं आपके, मेल में टेस्टीज और फीमेल्स में ओवरीज, टेस्टीज इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके, ये भी आपके हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें आ जाएंगे आपके, एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ मैं, सारे नहीं लिख पाऊंगी, इतनी जगह नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। हाइपोथैलेमस हो गया आपका, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब एक्सोक्राइन में क्या आएंगे बेटा, एक्सोक्राइन में अब जैसा नाम लिखा है, सलाइवा कौन लाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स, या कौन बनाएगा, स्वेट कौन बनाएगा आपका, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल कौन बनाएगा आपका, सेबेशियस ग्लैंड्स, ईयर वैक्स कौन बनाएगा आपका, सेरेमिनस ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जूसेस आपके सलाइवरी ग्लैंड्स बना रहे हैं, ठीक है, आपके पैनक्रियाज बना रहे हैं, आपका लिवर, ठीक है। तो अलग अलग ये सब आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। तो इसमें मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए आपके,
आपके स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, सेरेमिनस ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एटसेट्रा और भी। डन। तो ये हो गया बेटा बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ सीक्रेशन। अब इसके अलावा बेटा कुछ और भी क्लासिफिकेशन है ग्लैंड्स का, जैसे उनके हम शेप के बेसिस पे कर देते हैं। कुछ आपके एल्वियोलर टाइप होते हैं, ये मैं अब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है, पहले हम डिटेल में इसको भी पढ़ाते थे। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ ग्लैंड्स, एक होते हैं आपके ट्यूबुलर, ये ऐसे ट्यूब शेप्ड होते हैं। एक होते हैं आपके एल्वियोलर, ये एल्वियोलर मतलब बल्ब शेप्ड होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर हो गए, कॉइल्ड ट्यूबुलर हो गए, ब्रांच ट्यूबुलर हो गए, ठीक है, तो वो अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, ठीक है, फिलहाल अभी हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। अब भाई ये यार मन नहीं मानता है, ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो। ये हो गया सिंपल ट्यूबुलर, ये हो गया आपका कॉइल्ड ट्यूबुलर, कॉइल्ड यूं पसीना निकलता है ऐसा, मतलब ऐसे पानी नहीं छूटता है ना, तो ये स्वेट ग्लैंड्स आपके इस तरीके के होते हैं। फिर हो जाते हैं आपके कुछ ये हो गए कंपाउंड ट्यूबुलर। फिर एक हो गए आपके ब्रांच ट्यूबुलर, इस तरीके से। इसी तरीके से एल्वियोलर होते हैं, सिंपल एल्वियोलर हो गए आपके, फिर कंपाउंड एल्वियोलर हो गए आपके, ये, ठीक है। और कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके से। मतलब इसमें ट्यूबुलर भी होते हैं और एल्वियोलर भी होते हैं ना। जो एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जो मिल्क सीक्रेट करते हैं बच्चे को फीडिंग करते टाइम, है ना। ऐसे बहुत सारे ये एग्जांपल्स, ये फिलहाल अब हम नहीं पढ़ेंगे। अब बेटा हम बात करेंगे सेल जंक्शंस की। बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। जो दो नेबरिंग सेल्स हैं, ये आपका एक सेल हो गया, और ये आपका दूसरा सेल हो गया। इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर सेल बी, दिस इज योर सेल ए। दो पड़ोसी सेल्स के बीच में तीन तरीके के जंक्शंस यानी कि जुड़ने के तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके से वो आपस में जुड़ सकते हैं। पहला होता है बेटा आपका टाइट जंक्शन, दिस इज द टाइट जंक्शन। दूसरा होता है बेटा आपका अडेरिंग जंक्शन, दिस इज अडेरिंग जंक्शन। और अडेरिंग जंक्शन में भी ये जो है ये है आपका डेस्मोसोम, ठीक है। तो अडेरिंग जंक्शन का मैं लिख दूं B.1, इसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। और तीसरा बेटा जो आपको दिख रहा है ये, दिस इज द गैप जंक्शन। ठीक है,
इसके अलावा बेटा एक यहाँ पे भी होता है, ये आपका है B.2, इसको हम बोलेंगे हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में केवल टाइट, अडेरिंग और गैप जंक्शन 3 नाम दिए हैं, और यही 3 बेटा आपके नीट में आ चुके हैं। सो आई विल मेक स्टार ओवर हियर। ठीक है, आपके तीनों टाइप के जंक्शंस जो हैं वो आपके नीट में आ चुके हैं। तो सेल जंक्शंस बेटा आपके 3 तरीके के होते हैं। वन इज टाइट जंक्शन, अदर इज adhering junction, and third is the gap junction. अब क्या कर रहे हैं तीनों, जरा वो भी देख लेते हैं। जो आपके टाइट जंक्शन है, टाइट एकदम टाइट है ना, नाम में टाइट है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक प्रोटीन है जो कि इन दोनों सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके नीट में क्वेश्चन आया है। इट प्रिवेंट्स लीकेज फ्रॉम बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, जो पड़ोसी सेल्स हैं उनके बीच से ये किसी भी तरीके के लीकेज को रोकता है कि ये जो 2 पड़ोसी सेल हैं इनके बीच से कुछ निकल ना जाए, रोक के रखो, है ना। तो इसका काम क्या है, लीकेज को रोकना। अडेरिंग जंक्शन, नाम अडेरिंग है, अडेरिंग मतलब अडेयर करना, अडेयर करना मतलब जोड़े रखना। इसका काम क्या होता है, इट कीप्स दी नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ठीक है, इट कीप्स दी एडजेसेंट सेल्स या नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये पड़ोसी सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, कि तुम आपस में जुड़े रहो। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए बेटा ये ना आपको एक ऐसे प्रोटीन दिख रही है, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं। ये बेटा कैथरीन प्रोटीन होती है। ठीक है, इसके फाइबर्स हैं, इनको हम टोनोफिब्रिल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, टोनोफिब्रिल्स, जो किसके बने हैं, आपके कैथरीन प्रोटीन के। डन। हेमीडेस्मोसोम्स में भी सेम है, बस आपके अडेरिंग जंक्शन में जो डेस्मोसोम्स हैं वो पड़ोसी सेल्स को साथ में रखते हैं, जबकि हेमीडेस्मोसोम्स क्या करते हैं, ये सेल को जो उसके नीचे मैट्रिक्स है उससे जोड़े रखता है। ठीक है, जबकि जो बेटा आपके गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस क्या करते हैं, ये दोनों पड़ोसी सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ते हैं कि एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में अगर कुछ ट्रांसफर होना है तो वो हो जाए। ठीक है, तो दिस हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ small ions and certain substances between the cytoplasm of adjacent cells। तो पड़ोसी सेल्स के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, उसमें बेटा ये हेल्प करते हैं आपके गैप जंक्शंस। क्लियर है? ठीक है, ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, और कभी मैच दी फॉलोइंग में आ जाता है, 22 में भी आया था, स्टेटमेंट टाइप आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा आपका एपिथेलियल टिश्यू अलॉन्ग विद आपका सेल जंक्शंस। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो जैसा कि बेटा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी कि इसका ओरिजिन क्या है बेटा, इसका ओरिजिन है आपका मीजोडर्म। इसका ओरिजिन क्या था आपका, मीजोडर्म, मीजोडर्म से बना था पूरा का पूरा। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो बहुत सारे इसके फंक्शंस थे। ठीक है, बहुत सारे इसके फंक्शंस थे। सबसे पहला फंक्शन था कनेक्ट करना। ठीक है,
कई सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखना। दूसरा बेटा इसका फंक्शन था क्योंकि इसमें बोन्स और कार्टिलेजेस आती हैं तो आपकी बॉडी को एक स्केलेटल फ्रेमवर्क देना। तीसरा बेटा क्योंकि इसमें ब्लड और लिम्फ आता है तो आपकी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, गैसेस वगैरह के ट्रांसपोर्ट। तो पहला हो गया बेटा इन कनेक्टिंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर हमने देखा था स्केलेटल फ्रेमवर्क, पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। स्केलेटल फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है। और तीसरा बेटा हमने बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, आपकी बॉडी में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक हम बेटा पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर वाइज मैंने बताया था कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे टाइप्स का होता है ना। आपका प्रॉपर हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, प्रॉपर में लूज और डेंस हो गया, स्पेशलाइज्ड में आपका स्केलेटल और फ्लूइड हो गया, फिर उसमें हमने देखा था लूज में एरियोलर और एडिपोज हो गया, वो मैं लास्ट में भी आपको बता दूंगी। आगे बढ़े तो सबसे पहले ये देखें कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन, क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, किससे मिलकर के बना है। तो कनेक्टिव टिश्यू में बेटा 3 चीजें होती है। It has a matrix, it has so many types of cells and fibers, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और इसमें कई सारे फाइबर्स होते हैं। मैट्रिक्स क्या है उसकी बात करेंगे। सेल्स कौन कौन से पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें सेल की बात करूं तो व्हाट ऑल सेल्स एंड व्हाट ऑल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो फाइबर्स में बेटा आपको 3 देखने को मिलेंगे, आपके कोलेजन फाइबर्स, elastin fibers and reticular fibers, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड, या इलास्टिक फाइबर्स लिख देती हूँ मैं, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सेल्स हैं। सबसे पहले है बेटा इसमें फाइब्रोब्लास्ट्स, दूसरे हो गए इसमें मास्ट सेल्स, थर्ड मैक्रोफेजेस, फोर्थ एडिपोसाइट्स, फिफ्थ lymphocytes, सिक्स्थ प्लाज्मा सेल्स एंड सेवेंथ, यहीं लिख दो थोड़ा साइड में, mesenchymal सेल्स, ठीक है। तो ये 7 तरीके के बेटा इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 तरीके के इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर, और इसमें एक मैट्रिक्स होता है। अब इन तीनों के बारे में आज की क्लास में कवर करेंगे, टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को बेटा हम ग्राउंड सब्सटेंस ही बोलते हैं, ठीक है। इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस। अच्छा, ग्राउंड सब्सटेंस इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एक तरीके से सेमी फ्लूइड सा, एक मतलब फ्लूइड जैसा एक कंटेंट है जिसके अंदर आपके सेल्स और फाइबर्स डूबे हुए रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स, इसी में आपके सेल्स और फाइबर्स पड़े हुए हैं, है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस। बनाता कौन है, सीक्रेटेड बाय
द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में हमने बोले ना इतने सारे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यही सेल्स, इनमें भी मेन आपके फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये मेनली बेटा यही मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द वेरियस सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू in which these cells and fibers remain embedded, ठीक है, इसी में आपके ये सेल्स और फाइबर्स पड़े हुए रहते हैं। समझ में आया? और कुछ नहीं है ग्राउंड सब्सटेंस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो आपके टिश्यूज़ हैं उनमें अलग अलग तरीके का ग्राउंड सब्सटेंस है, डिपेंड करता है उसमें कौन सा सेल है, वो कौन सा ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है आपका मैट्रिक्स, बस, ठीक है। अब हम एक एक करके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम सेल्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है बेटा आपका फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक है। मतलब समझे, फाइब्रो मतलब फाइबर, अब ब्लास्ट मतलब बनाने वाला, तो फाइब्रो का मतलब क्या हुआ, फाइबर्स, और ब्लास्ट का मतलब हुआ फॉर्मिंग, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाने वाले सेल्स हैं, ठीक है। कौन से फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है बेटा, आपके जो भी कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं, कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर, वो यही बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने जो इतने सारे सेल्स पढ़े हैं, है ना, आपका फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, आपके मैक्रोफेजेस, फिर आपके एडिपोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मेसेंकाइमल सेल्स, इन सभी सेल्स में अगर मैं नंबर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं दे आर योर फाइब्रोब्लास्ट, और सबसे बड़े भी यही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े भी यही हैं और सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट भी होते हैं। काम क्या है इनका, फाइबर्स फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा, दीज आर, या दे सीक्रेट, पहले अगला पॉइंट लिख देते हैं, दे सीक्रेट मैट्रिक्स इन लार्जेस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स भी बेटा यही बनाते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा ग्राउंड सब्सटेंस बनाने का काम भी इन्हीं का ही है। नेक्स्ट, these are undifferentiated cells which forms osteoblasts and chondroblasts in later stages, ठीक है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है, अनडिफरेंशिएटेड मतलब इनको भी कुछ इनका खास काम पता नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब बेटा इसका जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको पता होता है मुझे डॉक्टर ही बनना है, वो बचपन से लेकर के नर्सरी से वो सिर्फ मेडिकल की किताबें पढ़ता है, ऐसा होता है क्या कि चलो आज मैं मेडिकल की स्पेलिंग याद करना सीखता हूँ, नहीं, नर्सरी में मेडिकल बोलना सीखता हूँ, LKG में मैं ABCD लिखना सीखता हूँ, UKG में मेडिकल की स्पेलिंग लिखना सीखता हूँ, फिर फर्स्ट क्लास से मैं छोटी मोटी दवाइयाँ पढ़ना शुरू कर दूंगा और फिर MBBS तक मैं पूरा डॉक्टर बन जाऊँगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, उसने पैदा होते ही सोच लिया था मुझे डॉक्टर बनना और उसने नर्सरी से ही अपनी डॉक्टरी की तैयारी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है ना। पहली बात तो उसे पैदा होते ही नहीं पता मुझे बनना क्या है, उसे पता ही लगता है जब वो 3, 4, 5 साल का होता है, अपने आसपास देखता है कि अच्छा मम्मी डॉक्टर हैं, पापा भी डॉक्टर हैं, सर्जरी करके आते हैं,
कभी मम्मी अपने साथ हॉस्पिटल भी ले जाती हैं, मेड आई है तो लेके आ गई तो वो देख रही है अच्छा मम्मी सर्जरी कर रही हैं, अभी बाहर हैं, थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ देख लेते हैं। जो मेडिकल फैमिली के बच्चे होते हैं वो बचपन से काफ़ी चीज़ें देख लेते हैं, है ना। जो इंजीनियर फैमिली के एक बार को वो नहीं देख पाते, क्योंकि इंजीनियर जा रहे हैं गाड़ी बनाने या कुछ भी सामान बनाने के लिए अपनी ऑफिस में, तो वो तो ना बच्चे को लेकर जा रहे हैं, है ना। हाँ, अगर आईटी इंजीनियर है माँ, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, दिन भर लैपटॉप पे लगे, तो बच्चे को ये दिख रहा है कि हाँ लैपटॉप पे कुछ कुछ तो चल रहा है ना, तो उसको वो समझ में आ जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो भी है, 3 4 5 साल तक बच्चे को ये चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन उससे बनना क्या है ये सब उसको समझ में आता है 8th 9th, किसी किसी को तो आफ्टर 12th भी समझ में नहीं आता क्या बनना है। तो जो भी है, जब तक वो बच्चा एक जनरल लाइफ जी रहा है, अब कुछ भी बनना हो, आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सीए बनना हो, आईएएस बनना हो, बैंक की नौकरी करनी हो, कुछ भी करना हो आपको, 10th तक सबको वही पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल। जब तक अगली अपनी जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जब तक वो अप्लाई नहीं हो जाती तब तक सबने वही पढ़ना है ना। अप टू 10th आप सबने इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल, 8th तक सबने संस्कृत भी पढ़नी है, जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज है वो पढ़नी है। 10th के बाद मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10th तक सारे बच्चे कैसे हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड है, अनडिफ्रेंशिएटेड, अभी किसी में कुछ अलग अलग नहीं है। आफ्टर 10th बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज एंड देयर इंटरेस्ट, सिर्फ परसेंटेज से ब्रांच नहीं मिलती है। बच्चे की 90% आ रही है लेकिन उसको नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर, वो ले रहा है अपने आर्ट्स कि मुझे तो आईएएस ही करना है, मैं आर्ट्स ही करूँगा, है ना, कि ज्योग्राफी हिस्ट्री पे मैं अच्छी कमांड रखूँगा, हिंदी पे मैं हिंदी लिटरेचर पे अच्छी कमांड रखूँगा, जो भी है। तो 90% ला के बच्चा आर्ट्स ले रहा है, मेरे पास ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो 90% ला रहे हैं, उसका परसेंटेज अच्छा है लेकिन इंटरेस्ट उधर है, तो उसने आर्ट्स ले लिया। फिर 80% वाला बच्चा भी, 95% वाला बच्चा भी, अगर उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो सब साइंस में आ गए। तो आफ्टर 10th इनमें थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन हो गया, डॉक्टर इंजीनियर वाले साइंस में चले गए, सीए सीएस वाले कॉमर्स में आ गए, बाकी जो और जो भी ब्रांचेस हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो सब आर्ट्स में चले गए, ठीक है। अब सारे साइंस वाले डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते ना, अब साइंस के अंदर भी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है मैथ्स और बायो वालों का, है ना। मैथ्स वाले डिफ्रेंशिएट हो गए, इंजीनियर वाले सब अलग, डॉक्टर वाले सब बायो वाले अलग। अब सारे बायो वाले डॉक्टर तो नहीं बनेंगे ना, कोई एमबीबीएस कर लेगा, कोई बीडीएस कर लेगा, कोई बीएएमएस कर लेगा, कोई बीएचएमएस होम्योपैथी कर लेगा, कोई फार्मेसी कर लेगा, कोई बीएससी कर रहा है, बीएससी भी कर रहा है तो कोई जूलॉजी में कर रहा है, कोई केमिस्ट्री में कर रहा है, कोई बॉटनी में कर रहा है, कोई फिजिक्स में कर रहा है, कोई और उधर जो इंजीनियर वाले थे सारे के सारे मैथ्स वाले, ठीक है। सबको आईआईटी नहीं मिल रहा ना, किसी को आईआईटी मिल रहा है, किसी को एनआईटी मिल रहा है, तो कोई बीएससी ऑनर्स कर रहा है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना। फिर अब जो आईआईटी में गए सारे या जो एनआईटी में, जिनको भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, इंजीनियरिंग में भी सारे अलग अलग हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई आईटी इंजीनियर है, ठीक है, कोई अपना सिविल इंजीनियर है, तो अलग अलग इंजीनियर्स हैं। इधर जो एमबीबीएस करने गए थे, एमबीबीएस करके भी एमबीबीएस तक सब ठीक थे, एमबीबीएस के बाद भी फिर डिफ्रेंसिएशन हो गया, कोई न्यूरो सर्जन बन रहा है, कोई गायनी बन रहा है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट बन रहा है, कोई पीडियाट्रिशियन बन रहा है, कोई ऑर्थोपेडिक्स बन, तो मतलब सबके अलग अलग धीरे 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 वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब उनमें डिफ्रेंसिएशन होता जा रहा है। इसी तरीके से बेटा आपके जो सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट, दीज आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अभी ये अपना फाइबर्स तो बना रहे हैं और इनका कोई काम है नहीं, बाद में यही सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट में। ऑस्टियो मतलब बोन, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, ब्लास्ट मतलब बनाने वाले। तो बाद में यही फाइब्रोब्लास्ट कुछ तो ऑस्टियोब्लास्ट बना लेंगे, मतलब बोन बनाने वाले, कुछ कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स बन जाएंगे, तो बाद में इनमें इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। समझ में आया, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर में यही होते हैं, और सबसे बड़े भी यही होते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मैट्रिक्स का सिक्रीशन भी यही करते हैं, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेटर ऑन स्टेज में जाके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और इनका अब तक मेन काम क्या है, फाइबर बनाना। कौन से फाइबर्स बना रहे हैं भैया, कोलेजन बना रहे हैं, इलास्टिक बना रहे हैं, रेटिकुलर बना रहे हैं, डन। चलिए दूसरा आता है बेटा, सेकेंड जो आपके सेल्स हैं, दे आर the mast cells, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपके mast cells। इनका क्या काम है, इस पर भी बात कर लें। तो सबसे पहले तो ये देख लें, these are the second most abundant and second largest cells of connective tissue। तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं, फाइब्रोब्लास्ट,
सबसे बड़े कौन से हैं? फाइब्रोब्लास्ट। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन है? आपके मास्ट सेल्स। दूसरे नंबर पे बड़े कौन से हैं? आपके मास्ट सेल्स। ठीक है, ये जो बेटा आपके मास्ट सेल्स हैं, इनको हम इनसे एक्चुअली आपके 3 तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इनसे 3 तरीके के केमिकल्स, अच्छा ये भी सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स इन लार्ज अमाउंट, मतलब ये भी खूब सारा मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सिक्रीट कर रहा है? आपके लार्जेस्ट अमाउंट में फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये भी अच्छे खासे मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा मास्ट सेल्स से 3 केमिकल सिक्रीट होते हैं। मास्ट सेल्स से कौन कौन से 3 केमिकल सिक्रीट होते हैं? दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ठीक है, तो इससे ये 3 केमिकल्स भी सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हो गया आपका हिस्टामिन, दूसरा हो गया आपका सेरोटोनिन और तीसरा हो गया आपका हेपेरिन। अब ये करते क्या है तीनों बेटा, आपको वो पता होना चाहिए। तो हिस्टामिन बेटा एक वैसो डायलेटर है, सेरोटोनिन एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और हेपेरिन बेटा एक एंटीकोएगुलेंट है। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, डायलेटर मतलब उसको डायलेट करना है, यानी कि फैलाना। तो ये क्या करते हैं? डायलेट्स दी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को फैला देते हैं ताकि बीपी कम हो जाए। बहुत सारे बेटा काम होते हैं इससे। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, कंस्ट्रिक्ट्स दी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को एकदम पिचका देते हैं। ठीक है, और एंटीकोएगुलेंट प्रिवेंट्स दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको बेटा ये जमने नहीं देते, और वो क्योंकि ब्लड जमता नहीं है इसीलिए वो फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो ये आपके ब्लड को क्लॉट करने से या कोएगुलेट करने से बचाते हैं। तो ये बेटा इनके काम हो गए। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये आपके WBCs की तरह ही हैं, बेसोफिल्स होते हैं आपके WBCs में, उसी की तरह ही काम करते हैं। WBCs में बेसोफिल्स भी यही काम करते हैं, वहाँ से भी यही सब निकलता है। ठीक है, तो ये बेटा इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो होती हैं आपकी बॉडी में, इन्फ्लामेशन समझते हो? चोट लगने पर जो आप लोग समझते हो, बिकॉज डाइजेशन वाले चैप्टर में आप सभी ने मुझे आइटिस वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे होमवर्क में, मैंने जब दिया था, है ना। तो जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन में क्या होता है, आपको चोट लगती है तो वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, आपको दर्द होता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग वगैरह होती है। ये सारे के सारे बेटा आपके इन्फ्लेमेशन के साइंस है, रुडोल्फ वर्चो ने दिए थे। आप MBBS सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर दी वेरी, जो भी आपके इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं वो बेटा हिस्टामिन सेरोटोनिन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डन, तो ये हो गया बेटा आपके सेकेंड मास्ट सेल्स। तीसरे की बात की जाए बेटा, तीसरे हैं आपके मैक्रोफेजेस, इनको हम हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टियोसाइट्स। अब मतलब समझते हैं, मैक्रो मतलब बड़े, है ना, और फेजेस मतलब ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये खा जाते हैं। आपने सेल ईटिंग सेल ड्रिंकिंग पढ़ा होगा, सेल खाता है सेल पीता है, तो वो जो खा रहा है उसको बेटा हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, वो पीता है उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं, कोई भी इनको बाहर वाला दिखेगा इसको खा जाएंगे कि अच्छा ये तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इसको खा जाओ, खत्म करो, है ना। तो क्योंकि ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, तो इनका काम क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये भी बेटा अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स वगैरह। इनमें हम बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस, है ना।
इनका फंक्शन क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस। और ये जो बेटा आपके मैक्रोफेजेस होते हैं, आपके WBCs होते हैं एक तरीके के मोनोसाइट्स। तो कई सारे मोनोसाइट्स आपस में मिलकर के मैक्रोफेजेस बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड बाय मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड। आपके मोनोसाइट्स पाए जाते हैं ब्लड में, उनसे बेटा मिलकर के ही ये बड़े बड़े सेल्स बनते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अब मैक्रोफेजेस बेटा आपकी बॉडी के सब पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी के सब ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर, नीट में आ चुका क्वेश्चन, सो आई मेक स्टार ओवर हियर। लिवर के अंदर बेटा मैक्रोफेजेस को हम कुफर सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुफर सेल्स, ठीक है। लंग्स के अंदर बेटा हम मैक्रोफेजेस को डस्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डस्ट सेल्स के। ब्रेन के अंदर बेटा हम मैक्रोफेजेस को माइक्रोग्लियल सेल्स के नाम से जानते हैं। ब्लड के अंदर हम इसको मोनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। स्प्लीन के अंदर हम इनको रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के नाम से जानते हैं। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। और एक और लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, थाइमस ग्लैंड होता है आपका एक, उसमें बेटा हम इसको हैसेल्स कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में हम मैक्रोफेजेस को अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। कुफर सेल्स बेटा आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। डन। तो ये हो गया आपके मैक्रोफेजेस। हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके एडिपोसाइट्स। इनको हम बेटा फैट सेल्स भी बोलते हैं। एडिपो मतलब एडिपोज, एडिपोज मतलब फैट, और साइट मतलब सेल होता ही है, ठीक है। तो ये आपके फैट सेल्स होते हैं। एडिपोसाइट्स, अब नाम ही है फैट सेल, तो इनका काम क्या हुआ बेटा? स्टोरेज ऑफ फैट। आपकी बॉडी में जो ये मोटापा जमा हो रहा है ना बेटा, मोटापा क्या है? फैट, है ना। तो फैट का स्टोरेज कहाँ हो रहा है? इन एडिपोसाइट्स में हो रहा है। अब एडिपोसाइट्स बेटा दो तरीके के होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। एडिपोसाइट्स टू टाइप के होते हैं। वन इज मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, ठीक है। इनको हम बेटा वाइट फैट भी बोलते हैं। और दूसरे हो गए आपके मल्टी लोक्यूलर एडिपोसाइट्स, इसको हम बेटा ब्राउन फैट भी बोलते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, किस में होता है, उस पर बात कर लेते हैं। मोनोलोक्यूलर, पहले मैं चित्र बना दूं इन दोनों के। मोनोलोक्यूलर मतलब ये आपका सेल हो गया, और इस सेल में मोनो मतलब एक, लोक्यूल है, ठीक है। इस सेल के अंदर एक बड़ा सा फैट स्टोरिंग वैक्यूल है, ठीक है। एक वैक्यूल बेटा अलग अलग तरीके के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे हिंदी चैप्टर सेल, है ना। तो ये बेटा इनमें एक बड़ा सा वैक्यूल है, और इस वैक्यूल को हम, इसमें क्या है, ये फैट स्टोर्ड है। तो क्योंकि बेटा इस सेल में एक ही लोक्यूल में, जो कि बहुत बड़ा सा है, उसमें बेटा सारा का सारा फैट स्टोर्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोलोक्यूलर। और क्योंकि फैट बात आते ही ना दिमाग में घी आता है, घी सफ़ेद होता है ना। तो घी की वजह, मतलब फैट की प्रेजेंस की वजह से, बड़ा सा फैट है ना, उसकी वजह से बेटा ये वाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। हम बात करें बेटा मल्टीलोक्यूलर फैट की, तो मल्टीलोक्यूलर में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं। मल्टी, बहुत सारे लोक्यूल्स हैं इसमें जो कि फैट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीलोक्यूलर हो गया। अब क्योंकि बेटा
इसमें आपका एक लोक्यूल है, इसमें कई सारे लोक्यूल हैं, एक लोक्यूल है ज़्यादा जगह ली है, तो इसमें बाकी अगर मैं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूँ तो वो कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया कम मिलेंगे, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया खूब ज़्यादा नंबर में मिलेंगे, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलेंगे। बाकी ऑर्गेनेल्स भी होंगे, लेकिन हम दो की बात करें फिलहाल, एक वैक्यूल जो कि फैट स्टोर कर रहा है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि मैडम माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, मतलब आप कुछ और कहना चाह रहे हो। बिल्कुल, मैं कुछ और ही कहना चाह रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल है ना, एटीपी बना रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन है ना, ये आपकी एनर्जी करेंसी बनाता है एटीपी। तो यहाँ पे बेटा ये जो मल्टीलोक्यूलर सेल्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे ज़्यादा एटीपी बनेगा, सीधी बात है ना। तो यहाँ पे जो मैंने बेटा चित्र में दिखा दिया वो मैं नहीं लिख रही हूँ कि यहाँ पे कई सारे फैट स्टोरिंग वैक्यूल्स हैं, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे बेटा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनेगी। इसके अंदर बेटा एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उस एंजाइम की वजह से ये ब्राउन दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, मतलब यहाँ पे हीट ज़्यादा बनेगी, ठीक है, यहाँ पे हीट ज़्यादा बनेगी। यहाँ पे एनर्जी कम बनेगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम है, मतलब यहाँ पर हीट भी कम बनेगी। अब हम बात करते हैं सीधा एग्जाम्पल्स की कि कौन से किस में प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोलोक्यूलर फैट बेटा हमारे अंदर प्रेजेंट है, किसमें? एडल्ट्स में। ये प्रेजेंट है आपके हम्प ऑफ कैमल में, जो ऊंट होता है ना, ऊंट का जो हम्प होता है ऊपर कुबड़ सा जो उठा होता है, उसमें पानी स्टोर नहीं होता। और ये बात आप लोगों को पता है क्योंकि मुझे याद है पहले आपसे कभी ये पूछा था किसी लेक्चर में, तो बच्चों ने प्रॉपर मुझे आंसर दिया था, ठीक है। तो हम्प ऑफ कैमल जो ऊंट का कुबड़ होता है, वहाँ पे बेटा वाइट फैट होता है। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लबर ऑफ वेल, जो वेल मछली होती है उसकी स्किन के नीचे एक बहुत मोटी फैट की लेयर होती है, बहुत मोटी, उसको हम ब्लबर बोलते हैं, जिसकी वजह से उसको ठंड नहीं लगती है ना। टेल ऑफ मरीनो शीप, एक मरीनो शीप होती है, उसकी पूंछ में भी बेटा यही वाइट फैट होता है ना। अब मैडम मल्टीलोक्यूलर किस में होता है? तो ये होता है बेटा आपके इन्फेंट्स में, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है। फिर वो रैट वगैरह उन सब में बेटा यही होता है, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे, उनको आपने देखा होगा कि मम्मी चादर उड़ाती हैं, रज़ाई उड़ाती हैं भरी ठंड में, अब बच्चा रज़ाई को फेंक देता है ना। मम्मी को बड़ी दिक्कत होती है, रात में उठ के देखती मेरा बच्चा है नंगा लेटा है, उस पर फिर रज़ाई डाल देंगी, ब्लैंकेट डाल देंगी, है ना। मम्मी को लग रहा है मुझे ठंड लग रही तो बच्चे को 10 गुना लग रही होगी, क्योंकि मम्मी ने साइंस नहीं पढ़ी है। तुम लोग जब मम्मियाँ बनोगे तुम्हें पता होगा, तुम अपने बच्चे को नहीं इतना उड़ाओगे, पड़ जाए बीमार तो हो जाए ना, लिमिटेड बनाओ यार। तो वो क्या करती हैं, उन्हें लगता है मेरे को बहुत ठंड लग रही है तो मेरे बच्चे को भी लगेगी। भाई बच्चे को नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बच्चे के अंदर मल्टीलोक्यूलर यानी कि ब्राउन फैट है, उसके अंदर खूब माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ खूब ही एनर्जी बन रही है, खूब ही उसको गर्मी लग रही है, हीट बन रही है वहाँ पे। तो बच्चों को उतनी ठंड नहीं लगती जितनी आपको लगती है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को मम्मी नहला के लाती हैं सर्दियों में, पहले तो पूरी उसकी मालिश वालिश करेंगी, क्योंकि सर्दियों में स्किन इचिंग होती है ना, ठीक है, गर्म कपड़े पहनाने पे, तो उसको पहले अच्छे से ऑयलिंग करेंगी। फिर क्या करेंगी, एक नॉर्मल कॉटन की उनको बनियान पहनाएंगी, उसके ऊपर क्या करेंगी, एक नॉर्मल सा एक टी शर्ट वी शर्ट कुछ पहना देंगी, उसके ऊपर क्या करेंगी, एक कुछ भी उसको हल्का सा स्वेटर पहना देंगी, ठीक है। उसके ऊपर एक घर का बना हुआ उसको हाफ स्लीव्स का स्वेटर देंगी, क्योंकि उनको लगता है बस सारी गर्मी इसी स्वेटर से मिलेगी जो मैंने अपने हाथ से इसके लिए बनाया है ना। उसके ऊपर उसको एक जैकेट पहनाएंगी कि अब हवा ना पास हो जाए बिल्कुल भी, है ना। इतना पहनाती है मम्मी अपने बच्चों को। तो मैं तो उन्हें अनियन बेबीज़ बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? प्याज बच्चा, अनियन बेबीज़। क्यों बोलती हूँ मैं अनियन बेबीज़? क्योंकि आप प्याज छीलो, एक लेयर निकलेगी, दूसरी लेयर निकलेगी, तीसरी लेयर। इन बच्चों को कपड़े पहनाना इतना मुश्किल नहीं जितना उतारना मुश्किल है। पहले जैकेट उतारो, फिर वो मम्मी का वो स्वेटर उतारो, रोते रोते पहना था और रोते वो निकालेगा, फिर वो दूसरा स्वेटर जो मार्केट वाला उसको हल्का पहना है वो निकालो। हाँ, अंदर मैंने थर्मल तो पहनाना ही भूल गई थी मैं। फिर वो टी शर्ट निकालो जो मम्मी ने पहनाई थी, उसके अंदर मम्मी एक गर्म थर्मल भी पहनाती है ना, इनरवियर्स जो आते हैं बच्चों के, वो पहनाओ, वो निकालो, फिर वो बनियान निकलती है ना। तो जैसे प्याज की एक एक लेयर छीलते जाओ निकलती जाती है, ऐसे ही इन बच्चों के साथ होता है।
अनियन बेबीज, मैं तो नहीं छोड़ती, चलते फिरते मुझे जहाँ तक एक चाटा लगाते हुए, और प्याज, तो आई जस्ट लव दीज प्याज बेबीज, है ना। वो दिखने में इतना मोटा मोटा दिखेगा, उसके कपड़े निकालो वो इतना हड्डी निकलता है ना, जो भी है। तो ये हो गया बेटा आपका मल्टीलोक्युलर फैट और मोनोलोक्युलर फैट। आगे हम बात करते हैं, फिफ्थ हो गया आपका लिम्फोसाइट्स। ये भी बेटा एक तरीके के WBCs होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स लिम्फ सेल्स हैं, लिम्फो मतलब लिम्फ, है ना, जो लिम्फ में प्रेजेंट है, साइट मीन्स सेल। तो लिम्फोसाइट्स बेटा जो होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, आपका क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये बेटा क्या करते हैं, इनका फंक्शन इज एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटर किए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को मार जाती हैं, मन को मारती हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं। टाइप ऑफ WBC है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब लिम्फोसाइट से बेटा बनते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट से क्या बनते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स, formed from lymphocytes and they are also known as कार्टव्हील सेल्स। इनको हम कार्टव्हील सेल्स भी बोलते हैं। अब कार्टव्हील का क्या मतलब होता है बेटा, बैलगाड़ी का पहिया, है ना। तो बैलगाड़ी का पहिया कुछ ऐसा होता है, हाय हाय गोली बना दो, बनता नहीं है जब चाहो तब गोल, ऐसा ही होता है ना, कार्टव्हील लकड़ी का होता है, इस तरीके का, है ना। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है। और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है बेटा, ये स्पाइक्स की तरह अरेंज्ड है, जैसे आपके बैलगाड़ी के पहिए में होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल का अरेंजमेंट इस तरीके से है जो कि कार्टव्हील को क्या बोलते हैं, कार्टव्हील के जैसा दिखता है, कार्टव्हील का जैसा है, इसीलिए बेटा हम इनको कार्टव्हील सेल्स बोलते हैं। अब क्योंकि बेटा लिम्फोसाइट से बने तो फंक्शन इनका भी क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, ये भी क्या करेंगे बेटा, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, क्योंकि लिम्फोसाइट से बने तो लिम्फोसाइट वाले ही काम करेंगे। लास्ट आपके हो गए मीज़ेनकाइमल सेल्स। मीज़ेनकाइमल सेल्स बेटा ये भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब आपको पता ही है, अभी इन्हें नहीं पता इन्हें करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। प्रेजेंट इन दी अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, आप ये भी बोल सकते हो, एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। बाद में इनसे भी आप कुछ भी बना सकते हो। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन आप लोगों ने सुना होगा, मुझे बताना ज़रा इसके बारे में, एम्ब्रियोनिक स्टेज लिखना है मुझे। चलिए आज का होमवर्क बेटा यहीं आपको दे देंगे, पता लग जाएगा किसने पूरी क्लास अटेंड की है। तो होमवर्क है बेटा आज का, आपको मुझे स्टेम सेल्स के बारे में बताना है, क्या होते हैं स्टेम सेल्स, क्या इनका यूज़ है, व्हाट होते क्या हैं एंड देयर यूज़। ये दो चीज़ें आपको मुझे बतानी है होमवर्क में, यानी कि कमेंट सेक्शन में, उससे मुझे पता भी लग जाएगा किसने पूरा लेक्चर अटेंड किया। फाइबर्स बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, 5 मिनट का ये ज़्यादा है नहीं। उसके बाद विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कितने कितने टाइप्स के होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहीं तक ख़त्म करते हैं आज। हमने सारे सेल्स देख लिए, सेल जंक्शंस देख लिए, हमने टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड आपके जो एपिथेलियल टिश्यू उनके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर।
मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे विद न्यू लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप प्लीज़ होमवर्क का मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। यस, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दी चैनल पढ़ ले नीट। हाँ, आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन होगी यहाँ पे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।